नमस्कार, मेरा नाम है तेजपाल नेगी और आप देख रहे हैं एसजेटी। आज हम आपके साथ में हाजिर हुए हैं अ, हिमाचल प्रदेश और समेत पूरे देश में हो रहे उपचुनावों की मतगणना के सिलसिले में फिलहाल आपको मोटा मोटी जानकारी दे दें कि क्योंकि अभी पोस्टल बैलेट की ही अधिकांश जगहों पर गिनती शुरू हुई है। हालांकि हिमाचल प्रदेश के देहरा विधानसभा में 3 राउंड की गिनती हो चुकी है और सबसे चौंकाने वाला नतीजा यहीं से दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी अभी तकरीबन 300 वोटों से भाजपा के प्रत्याशी से पीछे चल रही है। कांग्रेस की कमलेश ठाकुर यहाँ पे प्रत्याशी बनाई गई है जो मुख्यमंत्री की पत्नी है और भाजपा की ओर से विधानसभा सीट पर होशियार सिंह को एक बार फिर से विश्वास जताया गया है। होशियार सिंह इससे पहले निर्दलीय विधायक भी रहे हैं। और जल्दी जल्दी जानकारी और भी हासिल कर लेते हैं। आज पूरे देश में 13 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हो रहा है और इन 13 विधानसभा क्षेत्रों में पश्चिम बंगाल में 4, हिमाचल में 3, उत्तराखंड में 2, पंजाब, मध्य प्रदेश, बिहार और तमिलनाडु में एक एक सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। उत्तराखंड की बात करें अगर तो उत्तराखंड के बद्रीनाथ विधानसभा से सीट पर पूर्व विधायक राजेंद्र भंडारी के कांग्रेस से भाजपा में चले जाने पर दल बदल कानून के तहत उनका निष्कासन हुआ था विधानसभा से और अब वहां पे उपचुनाव हो रहा है। वहां पे कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कड़ी टक्कर मानी जा रही है। उत्तराखंड में एक और सीट है हरिद्वार जनपद की मंगलौर सीट। मंगलौर सीट पे भी उपचुनाव हुआ है और यहाँ पे अब इस समय मतगणना जारी है। ये सीट बसपा के विधायक सरबत करीम अंसारी के निधन पर खाली हुई थी और बसपा ने एक बार फिर से उनके सुपुत्र उबैदुर रहमान को टिकट दिया है और बताया जा रहा है कि बीजेपी और बसपा के बीच में मंगलौर में कड़ी टक्कर है और इस मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने के लिए कांग्रेस भी अपने हाथ आजमा रही है। बचल में भी देहरा में जो रुझान मिला है वो कांग्रेस के लिए चिंताजनक है। हालांकि शुरुआती रुझान है और जैसे जैसे 14-15 राउंड की गिनती पूरी होगी तब तक हो सकता है कि काफी कुछ फेरबदल देखने को मिले। फिलहाल बड़ी खबर यही है हिमाचल प्रदेश में कि यहाँ पर मतदान के बाद अब मतगणना शुरू हो गई है। हम आपको लेके चलते हैं थोड़ा पिछले जो आंकड़े हैं उनकी तरफ को। हिमाचल प्रदेश में 3 विधानसभा क्षेत्रों में इस समय मतगणना चल रही है। पहली है देहरा, दूसरी है हमीरपुर और तीसरी है सोलन जिले की नालागढ़ सीट। कुल मिलाकर 13 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा था और इसमें कुल बूथ जो थे उनकी संख्या थी 315, जिसमें से 121 बूथ नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में है, हमीरपुर में 100 बूथ हैं और देहरा विधानसभा क्षेत्र में 94 बूथ बनाए गए थे। तीनों सीटों पर अगर हम सारी मतदाताओं की संख्या को देखें तो तीनों सीटों पर 2,59,340 मतदाता है। इनमें से 2,55,417 मतदाता सामान्य वर्ग के हैं और 3,923 मतदाता सरकारी सेवाएं दे रहे हैं और इनका पोस्टल वोट पड़े हैं। नालागढ़ में सबसे ज्यादा 93,831 मतदाता है, देहरा में 84,694 मतदाता है और हमीरपुर सीट पर 76,892 मतदाता है। ये तीनों सीटें कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई है और इन तीनों सीटों पर अगर आप ध्यान से देखें तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, इनके अलावा कांग्रेस के तमाम कैबिनेट मिनिस्टर, इन सब की साख दांव पर लगी है। और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के अनुराग ठाकुर सांसद, जयराम ठाकुर पूर्व सीएम और डॉक्टर राजीव बिंदल
प्रदेश अध्यक्ष, इन सब की भी साख दांव पर है और दोनों ही दलों ने बहुत मेहनत की है इन तीनों सीटों पर। एक एक सीट को कब्जाने के लिए इन्होंने बहुत मेहनत की है। तो आगे बढ़ते हैं। देहरा विधानसभा में 5 उम्मीदवार के बीच में मुकाबला है। कांग्रेस की कमलेश ठाकुर है, बीजेपी के होशियार सिंह के बीच सीधा मुकाबला यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। हालांकि निर्दलीय सुलेखा देवी, अंकित सायल और एडवोकेट संजय शर्मा भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर ताल ठोक कर खड़े हैं। देहरा सीट पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर चुनाव लड़ रही है। इसलिए ये सीट हिमाचल प्रदेश की सबसे हॉट सीट में गिनी जा रही है। हमीरपुर सीट की अगर हम बात करते हैं तो हमीरपुर सीट पर मात्र 3 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे हैं। मुख्य मुकाबला यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है। कांग्रेस के पुष्पेंद्र वर्मा यहाँ पे प्रत्याशी बनाए गए हैं। भाजपा की ओर से आशीष शर्मा फिर भाजपा में शामिल हुए, उनको भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा नंदलाल वर्मा निर्दलीय के रूप में यहाँ पर ताल ठोक रहे हैं। आज भर में चुनाव हो रहा है, उनके बारे में भी थोड़ी जानकारी आप ले लें। पश्चिम बंगाल की 4 सीटें हैं, जिसमें रायगंज, रानाधार दक्षिण, बालदा और मानिकतल। हिमाचल प्रदेश की 3 सीटें हैं, देहरा, हमीरपुर और नालागढ़। उत्तराखंड की 2 सीटें हरिद्वार की। पंजाब विधानसभा सीट पर आज हो रही है। मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा सीट पर आज उपचुनाव है। अमरवाड़ा सीट में रुपौली की सीट है, जहां उपचुनाव मतगणना चल रही है। तमिलनाडु में विक्रतंडी एक सीट है जिसपे उपचुनाव हो रहा है और यहाँ पर पूर्व विधायक के निधन के कारण ये सीट खाली कर देश की 13 विधानसभा क्षेत्रों में इस समय मतदान हो रहा है। और बड़ी खबर आ रही है हिमाचल प्रदेश के देहरा सीट पर। यहाँ से हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर चुनाव लड़ रही हैं और पिछले 4 राउंड में वो अधिकतम अपने प्रतिपक्षी से होशियार सिंह से, भाजपा के प्रत्याशी से न्यूनतम 37 वोट से पीछे चल रही थी। लेकिन अब बड़ी खबर आ रही है कि 5वां राउंड पूरा हो चुका है और इस समय कमलेश ठाकुर 636 वोटों से होशियार सिंह से आगे चल रही है। ये कांग्रेस के समर्थकों के लिए बहुत बड़ी खबर है और यहाँ से लोगों का भी मानना है, समर्थकों का भी, कांग्रेस के समर्थकों का मानना है कि यहाँ से कमलेश ठाकुर को जीत का सफर उनका शुरू हो जाता है। हिमाचल प्रदेश में अब तक देहरा सीट पर पीछे चल रही थी कमलेश ठाकुर को 13,300 वोट मिल चुके हैं, जबकि बीजेपी के होशियार सिंह को 12,664 वोट ही अभी तक मिल सके हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है बिहार के रुपौली से। यहाँ पर पूर्व विधायक जिन्होंने सांसद बनने के लिए अपना पद छोड़ा था, नाम है बीमा भारती, ये पिछड़ गई हैं जेडीयू के उम्मीदवार से और हालत वहाँ पे कुछ इस तरह से बन गई है। पहले चरण में बीमा भारती 2,433 वोटों से पीछे आगे चल रही थी, लेकिन उसके बाद उनका पिछड़ना शुरू हुआ और अब जब दूसरा चरण पूरा हो चुका है तो बीमा भारती तीसरे स्थान पर जा पहुंची हैं। 2 राउंड की काउंटिंग के बाद जेडीयू के कलाधर मंडल 12,132 वोटों से उनसे आगे निकल गए हैं और दूसरे नंबर पर यहाँ पे मुकाबला है उनका निर्दलीय शंकर सिंह से। 6,573 वोट शंकर सिंह ने हासिल किए हैं। बीमा भारती तीसरे स्थान पर चली गई हैं। उधर उत्तराखंड में भी दोनों सीटों से कांग्रेस के लिए उत्साहवर्धक खबर आ रही है। बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी बुटोला आगे चल रहे हैं और मंगलौर सीट से, हरिद्वार की मंगलौर सीट से भी कांग्रेस के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं।
इन दोनों सीटों के ताज़ा आंकड़ों पे भी नज़र रखेंगे। एक और बड़ी खबर आ रही है नालागढ़, हिमाचल प्रदेश की नालागढ़ सीट से दूसरे राउंड का यहाँ पे नतीजा आ गया है और यहाँ पे दूसरे राउंड में कांग्रेस के बाबा हरदीप सिंह 1571 वोटों से आगे चल रहे हैं अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी KL ठाकुर से। हम चाहेंगे कि हम आपको बताएं इस समय दूसरे राउंड की नालागढ़ में गिनती समाप्त हुई है और दूसरे राउंड की गिनती में अगर आप देखें तो 7577 वोट हासिल किए हैं हरदीप सिंह बाबा ने, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। KL ठाकुर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनको 6006 वोट मिले हैं और इस तरह से KL ठाकुर बाबा हरदीप सिंह से 1571 वोट पीछे चल रहे हैं। निर्दलीय हरप्रीत सैनी को 2342 वोट मिल चुके हैं और वो तीसरे स्थान पर चल रहे हैं। इस तरह से हमने आपको पहले भी बताया था कि निर्दलीय जो भी यहाँ पे प्रत्याशी खड़ा होगा वो किसी का भी खेल बिगाड़ सकता है। तो आप देख रहे हैं शुरुआती आंकड़े हैं, उसके बावजूद हम ये बता रहे हैं आपको कि ये गेम निर्दलीय बिगाड़ सकते हैं, चाहे KL ठाकुर का बिगड़े चाहे हरदीप सिंह का। चूँकि अभी दूसरे राउंड की गिनती हुई है तो इसको बहुत ज़्यादा बड़ा रुझान नहीं कह सकते, लेकिन ये तय है कि 2 राउंड की मतगणना के बाद कांग्रेस के हरदीप सिंह बाबा 1571 वोटों से आगे चल रहे हैं। विनोद भाई नमस्कार। हेलो हेलो विनोद भाई नमस्कार। हाँ जी। हम अपने दर्शकों को बता दें कि हमारे साथ में जुड़े हैं कांगड़ा के वरिष्ठ पत्रकार, हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार विनोद भावुक। और विनोद भाई, एक जानकारी और लेनी थी आपसे। देहरा विधानसभा सीट पर कांग्रेस की प्रत्याशी आगे चल रही हैं जी। क्या लगता है आपको ये जो रफ्तार पकड़ी है कांग्रेस ने दूसरे तीसरे चरण के बाद, क्या ये आगे बरकरार रहेगी या फिर एक आगे पीछे होने का कहीं अटकलें दिख रही हैं, संकेत दिख रहे हैं? नहीं, अगर शुरू से रुझान देखे ना देरा के, तो पहले 4 राउंड में तो भाजपा के होशियार सिंह आगे थे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसको अगर माइन्यूटली आप स्टडी करते हैं या आपको देरा का पता है तो आप देखेंगे कि पिछले चुनाव में ऐसे इंडिपेंडेंट जिन जगहों पे होशियार सिंह की लीड ज्यादा थी जी, उन जगहों पे लीड तो थी लेकिन पिछली लीड से कम हो गई जी। वो भी कम तब हुई जब वो भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं, तो भाजपा के वोट कहाँ चलेंगे? जी जी। तो इसका मतलब है कि देरा में बीजेपी के वोट जो है वो होशियार सिंह को नहीं मिले। मतलब जो निर्दलीय प्रत्याशी के भाजपा में आने पर उनको टिकट दिया गया था, शायद वो विद्रोह जो बीजेपी के अंदर पनपा था वो अंदर खाने अंडर करंट था। बिल्कुल बिल्कुल। अगर देरा को आप समझेंगे ना, देरा हमीरपुर पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी का हिस्सा है। जी जी। और ये अनुराग के प्रभाव वाली एक विधानसभा सीट थी, जबकि यहाँ का जिम्मा डॉक्टर विंदर को दे दिया जी, है ना। जबकि मुझे लगता है कि अनुराग ठाकुर यहाँ पे ज्यादा प्रभावी होते। तो बीजेपी के जो वोटर हैं उन्होंने मतलब कहीं ना कहीं पे, और दूसरा जो धवाला वाला एपिसोड हुआ है ना जी, आखिर में उनकी एक फोटो वायरल हुई, जबरदस्ती उनसे क्या नाम विनिंग का साइन लेते हुए फोटो वायरल हुई। फिर आप देखेंगे देरा से पूर्व विधायक जो रविंदर रवि बड़े पावरफुल मिनिस्टर रहे धूमल रजीम में, वो जो चुनाव लड़े थे उनका कोई अता पता नहीं था इस चुनाव में। जी जी। इस चुनाव के दौरान ही इनके पुराने जो एक मंत्री थे राकेश पठानिया, उनकी कुछ अपनी ही टोन थी जी। तो ये सारे बीजेपी के उसमें कि बीजेपी के जो एक्चुअल लोग हैं वो तो हाशिए पे जा रहे हैं, और एक जो नई बीजेपी का गठन हो रहा है हिमाचल में, एक नई बीजेपी जिसको नई बीजेपी बोलेंगे जी जी, वो अपना प्रभाव जमाने के चक्कर में है। तो कहीं ना कहीं भी ये मैसेज गलत गया धवाला जी के साथ प्रॉपर वे में टाई अपना करना, ये भी उनके कहीं ना कहीं के खिलाफ जा रहा है। विनोद भाई, एक चीज और, आपने तो पूरा हिमाचल में अपना झंडे गाड़े हैं पत्रकारिता के।
हमीरपुर सीट जो है यहाँ पे भी कांग्रेस बढ़त बना रही है, और नालागढ़ सीट पे भी फिलहाल कांग्रेस बढ़त बनाए हुए दिख रही है। तो क्या सब जगह ये तीनों ही सीटों पे कांग्रेस की बढ़त है, लेकिन सबसे ज्यादा जो रोचक चुनाव रहेगा देखना वो देरा का रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देरा में खुद में ही एक रिकॉर्ड है हिमाचल के विधानसभा चुनाव में कि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 2 बार चुनाव जीता वहां से जी, है ना। और वो जब तीसरी बार किसी मतलब बगावत करके विधानसभा से त्याग पत्र देके जब पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ रहा है तो वो पिछड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक अलग तरह का मैसेज है। दूसरा देरा को लेके, हालांकि ऐसा नहीं है कि होशियार सिंह ने एफर्ट नहीं किया व्यक्तिगत रूप से, इंडिपेंडेंट एमएलए रहते हुए जो कर सकते थे वो तो उन्होंने किया, लेकिन जो देरा के कुछ जो बड़े इश्यूज हैं जी, खासकर पौंग डैम ऑस्टिस के जो इश्यूज हैं वो जिनको राजस्थान में बसाने की बातें हुई या वहां पे, ये सारे जो इश्यूज हैं बिल्कुल है ना, इसमें चौथी पीढ़ी जो है विस्थापितों की, वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, कोर्टों में लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक मामले गए हैं जी। तो इस मामले में कहीं ना कहीं पे जो एक तुरंत का पत्ता फेंका ना मुख्यमंत्री ने देरा को जिला बनाने का, जी 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 जी, वो भी काम कर गया कहीं ना कहीं पे। लोगों को लगता है कि जिला बनेगा जी, है ना, क्योंकि इसकी पत्नी को जिताएंगे तो जिला डेफिनेटली जिला उनको मिलेगा। तो जिला में जैसे मुख्यमंत्री ने एसपी की घोषणा की है ना, सर्कल ऑफिस दिया पीडब्ल्यूडी का, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं पे लोगों को लगा कि ये चीजें हो सकती हैं और मुख्यमंत्री का प्रभाव तो होता ही है। भाजपा के नेता लगातार आरोप लगाते रहे कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है देहरा में सबसे ज्यादा। जी, तो क्या आपके हिसाब से क्या रहा वहाँ? सर मैंने आपको बता दिया कि ये पहाड़ी प्रदेश है जी, यहाँ पे बिहार और यूपी वाली पॉलिटिक्स नहीं होती है। बिल्कुल। तो इस तरह का कोई, और जो सत्ता पक्ष होता है वो कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी का छोटा मोटा लाभ तो लेता है, बिल्कुल। लेकिन आप ये बोले कि बहुत बड़ा लाभ या कोई इस तरह की चीजें हो रही थी, तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा था देरा में, जी, है ना। जी जी, फील्डिंग जरूर बड़ी मजबूत लगाई हुई थी कांग्रेस ने, इसलिए ही तो होशियार सिंह लास्ट के दिनों में अगर आप देखेंगे तो वो इरिटेट हो गए थे जी, हाँ जी, और अपने एक वीडियो वायरल हुआ उसमें वो गोली मार देने की बात कह रहे थे, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो उनकी कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन जो थी ना उसको दिखाता था। दूसरा क्या होता है कि एक आदमी जो पिछले 10 साल जिसने अपना सिंगल मैन आर्मी के दम पे चुनाव लड़ा और जीता हो, जी हाँ, जब वो किसी संगठन के उसमें बनता है तो कई फैसले उसके हाथ में नहीं रहते हैं फिर। जी जी। तो ये सारी चीजें जो कहीं ना कहीं पे अच्छा विनोद भाई, एक सेकंड के लिए आपको रोक रहा हूँ। देहरा विधानसभा सीट पे हम दर्शकों को बता दें कि सीएम सुक्खू की पत्नी अब 6 राउंड की मतगणना हो चुकी है और 1815 वोटों से आगे निकल गई हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होशियार सिंह से। तो विनोद भाई एक चीज और है, मुझे लगता है कि जब तक हम लाइव करेंगे हो सकता है आपके पास समय ना हो, आप ही व्यस्त होंगे। मुझे एक और थोड़ी रोचक सी जानकारी आपसे निकालनी थी। ये जो नालागढ़ सीट है यहाँ पे हमेशा एक वो बनता है, जब सरकार जिस पार्टी की होती है नालागढ़ में उस पार्टी का प्रत्याशी कभी नहीं जीता। शायद कुछ अभी 600 कुछ वोटों का बढ़त है, लेकिन शायद पहली बार हो रहा है ऐसा कि कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस का ही प्रत्याशी वहां विजयी होने की तरफ को बढ़ रहा है। आपकी टिप्पणी? नहीं, मेरा इसमें इस नालागढ़ के चुनाव को ना मैं इस एंगल से नहीं देख रहा हूँ कि कौन जीत रहा है। एंगल है ना जो इंडिपेंडेंट है, हरिनारायण सैनी के जो भतीजे हैं हरदीप सैनी है ना, उनकी राजनीतिक जमीन जो अपनी स्थापित करना चाह रहे हैं जी, वो कहाँ पहुंचते हैं और उनके पहुंचने पे ये सारा चुनाव जो है वो बिल्कुल, मतलब एक तो हरिनारायण सैनी के जो भतीजे का एक नया जो एक राजनीतिक एंगल बन रहा है ना नालागढ़ में, बिल्कुल, है ना। अदरवाइज तो एक चीज जो है जो बड़ा जो साफ चीज है, हाँ, अगर आप लंबे समय से हिमाचल की राजनीति को देखते रहे हैं जी, हिमाचल के लोग जो है ना बड़ा दखल जो है पॉलिटिक्स में वो नहीं सहन करते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये जो सारा एपिसोड हुआ, बीजेपी ने जिस तरह से रणनीति बनाई, ये जो इंडिपेंडेंट या कुछ कांग्रेस के लोग टूटे इधर उधर के, जी, तो उससे कहीं ना कहीं पे बीजेपी के फेवर में नहीं गई ये चीजें। बीजेपी को भी एनालिसिस करना पड़ेगा कि जो चीजें जैसे चलती है ना, लोग चाहते हैं कि ठीक है अगर 5 साल का मैंडेट मिला था इनको, जी,
है ना। तो इनको सरकार चला के तो उसके बाद बीजेपी को डेफिनेटली, यहाँ की प्रथा तो रही है 5 साल रहा, 5 साल वो। एक्चुअली मुझे भी लगता है ऐसा कि बीजेपी ने ये जो ऑपरेशन अपना ही नुकसान कर लिया है, पार्टी में विद्रोह कर लिया है। 2 सीटें उसमें मिली जरूर है, लेकिन उसने नुकसान तो अपना कर लिया ना। मैं वो ही बोल रहा हूँ कि बीजेपी को और इसके जो ये जो चुनाव हुआ बाई इलेक्शन ना, इसके नतीजे जो है अगले चुनाव में भी आप देखोगे। बिल्कुल। जैसे आप बात करते हैं वहां पे क्या ना, लाहौल स्पीति की बात करते हैं जी। तो अगले चुनाव में भी जो डॉक्टर मार्कंडे है ना, उसका डेंट जो है वो कहीं ना कहीं भी इनको झेलना पड़ेगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। ओके नेगी जी, ओके 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 ओके। अब हमारे पास जो तस्वीरें कुछ आई हैं, कुछ वीडियोस भी आ रहे हैं। नालागढ़ में कांग्रेस के प्रत्याशी बाबा हरदीप सिंह के पास 1571 वोटों से आगे होने की खबर लगते ही कांग्रेस के समर्थकों में जोरदार जश्न मनाना शुरू कर दिया है। उत्तराखंड से हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और जो नब्ज जानते हैं उत्तराखंड और हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों की, नाम है राजेश मधुकांत। वो लिख रहे हैं कि जितने भी दल बदलू हैं, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये सब हारने ही चाहिए। जैसा कि भाई विनोद भावुक से बातचीत में भी ये बात आई कि भारतीय जनता पार्टी चला के कांग्रेस के और निर्दलीय विधायकों को, कांग्रेस के 6 और निर्दलीय 3 विधायकों को बीजेपी में ज्वाइन करवाया। उसका नतीजा ये रहा कि आज बीजेपी में अंदर खाने इन उपचुनावों में एक अंडर करंट दिखाई पड़ा बीजेपी के अंदर ही, जो विद्रोह की तरफ को इशारा करता है। राजेश मधुकांत जी ने जो लिखा, हम भी लगभग सहमत हैं उससे। और भाई नरेंद्र बैस जो नालागढ़ के रहने वाले हैं, वो भी साधुवाद भेज रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र बैस जी। हम बात कर रहे थे नालागढ़ में इस समय जश्न मन रहा है कांग्रेस के खेमे में। हालांकि लीड बहुत बड़ी नहीं है और सिर्फ 2 राउंड की मतगणना ही अभी हुई है। तो कांग्रेस के जो प्रत्याशी के समर्थक हैं उनको थोड़ा सा संयम बरतना चाहिए। और ये बात, संयम वाली बात, हर सीट पर हम यही कह रहे हैं कि सब संयमित रहें और जो जनता जनार्दन ने अपना फैसला दे दिया है उस पे उसको सिरोधार्य करें, उसको स्वीकार करें और आगे भविष्य में अच्छी राजनीति की नींव डालें। काफ़ी कुछ घटनाक्रम हुआ था, लेकिन नतीजा जो रहा वो ये रहा कि आज आम जनता जब अपना फैसला सुना रही है, 2 राउंड की मतगणना वहाँ पे हो चुकी है। वहाँ पे महसूस यही हो रहा है कि फिलहाल निर्दलियों का भाजपा में जाना जनता को रास नहीं आया। 3 सीटों पर, तेहरा पे भी विनोद भावुक से हमारी बात हुई, उन्होंने भी यही स्वीकार किया कि संभवतः हिमाचल प्रदेश की जनता उस राजनीति के आदी नहीं है जो बिहार और उत्तर प्रदेश में होती है। साथ में हम रोज़ाना एसडीटीवी पर आपको मौसम की जानकारी देते हैं और हमारी सहयोगी पूजा राजपूत इस जानकारी को लेकर आती हैं। और आज चूँकि हम एक विशेष बुलेटिन चला रहे हैं, तो इसलिए पूजा राजपूत से हमने ये आग्रह किया कि आज हमारे ही साथ बैठ के वो आपको मौसम की जानकारी दें। तो मैं पंकज जोशी से कहूँगा कि कैमरे को पूजा राजपूत की तरफ मोड़े। नमस्कार दर्शकों, एसटीवी में इस वक्त जितने जुड़े हैं उन सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा और हाजिर हो चुकी हूं मौसम अपडेट को लेकर। रोजाना की तरह आप सभी दर्शकों के बीच में हम मौसम की जानकारी लेकर हाजिर हो चुके हैं। आज और आगामी दिनों में किस तरीके का मौसम का मिजाज जो है आगामी दिनों में रहने वाला है, उसकी पूरी जानकारी हम आप सभी दर्शकों के बीच में साझा जरूर करेंगे। तो उससे पहले आप सभी दर्शकों से मेरा आग्रह रहेगा कि लाइव स्ट्रीम के साथ जो है अंत तक बने रहे और लाइव स्ट्रीम को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है शेयर अवश्य कीजिए और एसटीवी के फेसबुक पेज को भी जो है फॉलो करना ना भूलिए, फॉलो अवश्य कीजिए। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में जो है
लगातार जो है 4 दिनों तक भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग की ओर से जो है यहाँ अलर्ट जारी किया गया है। इसी के साथ जो है पूरे प्रदेश भर में एक सप्ताह तक जो है मौसम के खराब बने रहने के साथ साथ जो है भारी बारिश का दौर भी जारी रहने की संभावना यहाँ मौसम विभाग की ओर से ऐसा पूर्वानुमान जो है यहाँ जताया गया है। वहीं आपको बता दें कि मौसम विभाग केंद्र शिमला की ओर से जारी किए गए ताज़ा पूर्वानुमान के तहत प्रदेश भर में 18 जुलाई तक जो है बारिश का दौर यहां जारी रहेगा। इसी के साथ मौसम विभाग ने प्रदेश के कई इलाकों में आज और कल भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट यहां जारी किया है। आपको बता दें कि कल भी जो है मौसम विभाग की ओर से बारिश को लेकर यह अलर्ट जो है कुछ हिमाचल प्रदेश के जो है कुछ भागों में येलो अलर्ट यहाँ जारी किया था। कई भागों में बारिश यहाँ हुई है लेकिन कुछ स्थानों पर बारिश नहीं हुई है। तो आज भी मौसम विभाग की ओर से प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट यहाँ मौसम विभाग की ओर से जताया गया है। वहीं आपको बताते हैं कि 15 और 16 जुलाई को फिर से मानसून कुछ कमजोर यहाँ रहेगा। उसके बाद जो है 17 जून से 18 जून तक फिर से मानसून जो है सक्रिय रहेगा। इसी के दौरान जो है भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से ऐसा पूर्वानुमान यहाँ जताया गया है कि प्रदेश में भारी बारिश 17 और 18 जुलाई को फिर से भारी बारिश यहाँ हो सकती है। चेतावनी जो है मौसम विभाग की ओर से यहाँ जारी की गई है। तो एक बार फिर से आप सभी दर्शकों को बता दें कि हिमाचल प्रदेश में जो है 4 दिनों तक भारी बारिश को लेकर अलर्ट यहां जारी किया गया है। इसी दौरान प्रदेश भर में एक सप्ताह तक मौसम के खराब बने रहने और साथ ही बारिश का दौर भी जारी रहने की संभावना यहां मौसम विभाग की ओर से ऐसा जताया गया है। वहीं जो है 15 से 16 जुलाई तक मानसून कुछ कमज़ोर यहाँ रहेगा हिमाचल प्रदेश में, मगर उसके बाद 17 और 18 जुलाई को फिर से मानसून जो है सक्रिय रहेगा। इसी के साथ भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से यहाँ जारी किया गया है। एक बार आपको फिर से बता दें कि किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़कर बाकी सभी जिलों के लिए जो है मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट यहाँ जारी किया गया है। चंबा, कांगड़ा, शिमला, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन और सिरमौर जिले के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से यहाँ जताया गया है। शुक्रिया पूजा। बड़ी खबर आ रही है पंजाब से। यहाँ जालंधर पश्चिम में उपचुनाव हुआ है और यहाँ पर सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी लगभग 50,000 वोट हासिल कर चुके हैं। दूसरे नंबर पर भाजपा के प्रत्याशी हैं और तीसरे नंबर पर कांग्रेस ठहरी हुई दिखाई पड़ रही है। 12 राउंड की मतगणना यहाँ हो चुकी है और आपके मोहिंदर भगत 50,732 वोट लेकर पहले स्थान पर चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के शीतल अंगुराल दूसरे नंबर पे हैं और कांग्रेस के सुरेंद्र कौर यहाँ पे तीसरे स्थान पर। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। पंत साहब, आपको बधाई। देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ तीनों जगह पे कांग्रेस आगे चल रही है। आप कांग्रेस के वरिष्ठ और कुछ आपकी टिप्पणी चाहिए कि क्या ये एक सूत्र में पिरोया सुखविंदर सुक्खू ने किस तरह से क्या रणनीति अपनाई गई? देखिए, अभी तक तो खैर जो लेटेस्ट खबर के मुताबिक दो में कांग्रेस लीड कर रही है, देहरा और नालागढ़ में मेरी सूचना के मुताबिक जी। यहाँ पे हमीरपुर में थोड़े से वोटों से 70 वोट के आसपास में पीछे चली है, जबकि हमीरपुर में 3 राउंड अभी बाकी है। है ना जी? जी जी। तो जहाँ तक सवाल ये है कि सुक्खू जी ने, जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री है, उन्होंने इस पूरे चुनाव को बिल्कुल चैलेंज कर लिया जी। और हिमाचल की जनता की तरफ से भी अभी तक लगता है कि बहुत बड़ा सहयोग है जी। विशेष रूप से देहरा की सीट में उनकी धर्मपत्नी, जो कि पॉलिटिक्स में मैनेजमेंट में तो रहती थी इनके चुनाव में, पर कभी आगे आने की बात नहीं थी जी। तो जब ये कहा गया कि वही लड़ सकती है तो उन्होंने हाईकमांड की बात को माना जी। और आज का रिजल्ट ये कह रहा है कि हाईकमांड ने भी जो सर्वे कराया था वो बिल्कुल ठीक था जी। और एक अच्छे योद्धा की तरह उन्होंने ये देहरा में चुनाव लड़ा है। सभी जगह, तीनों जगह पर हमारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री श्री अग्निहोत्री जी, सारे कैबिनेट के लोग, हमारी पार्टी की अध्यक्षा
श्रीमती वीरभद्र सिंह जी और सारे लोगों ने और वर्कर्स ने बड़ा मिलजुल के काम किया है। और मैं ये समझता हूँ कि स्ट्रेटजी यही कामयाब हुई कि सबने मिलजुल के काम किया, इकट्ठे होकर काम किया। और दूसरी तरफ ये था कि हिमाचल की जनता ये समझ रही है कि उन्हें एक जवाब देने का अच्छा मौका था। निर्दलीयों से एक ही सवाल पूछने की बात हो रही थी कि अगर आप निर्दलीय थे तो आपने रिजाइन कर अब बीजेपी के टिकट पर क्यों चुनाव लड़ रहे हैं। जब फाइनल रिजल्ट आ जाएंगे तो उसके बाद पूरी इस पर एनालिसिस हो सकेगा कि हिमाचल की जनता ने अपना निर्णय किसके पक्ष में किस ढंग से सुनाया। पर ये मुख्य इशू यही था, मैं भी नालागढ़ क्षेत्र में गया था कि केएल ठाकुर जी को रिजाइन करने की क्या जरूरत थी। बिल्कुल ये बात वहाँ पे हो रही थी क्योंकि लोगों का भी वहाँ पे कहना था कि जब केएल ठाकुर निर्दलीय चुनाव लड़े थे तो उन्होंने कहा था कि मेरा क्या कसूर, और अब पब्लिक उनसे पूछ रही है कि हमारा क्या कसूर। तो शायद वो बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल तो शायद वो बात रही। मुझे लगता है कि देखिए आपने पूरा जीवन राजनीति में गुजार दिया है। ऑपरेशन लोटस का जो अभी तक प्रतिध्वनि इस उपचुनाव तक दिखाई पड़ रही है वो तो पूरी तरह से फ्लॉप ही दिख रहा है। 2 सीटें मिली हैं बीजेपी को उस उपचुनाव में, और अगर मिली तो शायद 1 सीट कोई मिल सकती है, नहीं तो 3 सीटें कांग्रेस को नहीं। वो असल में इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि हिमाचल की जनता जो है अभी देखिए, हिमाचल में पहली दफा ये बात हुई है जिससे मैं देख रहा था कि लोगों के बीच में बड़ा वो है कि हिमाचल में चुनाव के इस उपचुनाव के दौरान ईडी और इनकम टैक्स का भी जो लोग हैं उन्होंने आकर रेट्स वगैरह किए हैं। मुझे बहुत ज्यादा डिटेल मालूम तो नहीं, पर जैसे आम राजनीतिक क्षेत्र में चर्चा थी कि ये भी बिल्कुल बीजेपी को लाभ पहुंचाने के लिए काम ये किया गया था। अच्छा, तो शायद हिमाचल की जनता ऐसी हरकतों के लिए प्रशंसा नहीं करती और वो उन्होंने रिएक्ट किया है। बाकी तो पूरे रिजल्ट आने हैं, तेरा तो क्लियर हो गया है। जी हाँ, अभी घोषित नहीं हुआ है, अभी घोषित नहीं किया है। हाँ, घोषित नहीं किया, पर ऐसा लगता है कि मेरा तो क्लियर ही है बिल्कुल। और नालागढ़ क्लियर होने जा रहा है जी। बाकी 3 राउंड की इंतजार हम हमीरपुर का कर ही रहे हैं। जी तो बहुत बहुत धन्यवाद कुल राकेश पंत जी, आपका बहुत धन्यवाद। आपका बहुत धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार, धन्यवाद। ये थे कुल राकेश पंत, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, और लगभग अपना जो जीवन है उन्होंने कांग्रेस की सेवा में लगाया है, और आज बहुत खुश हैं। और इस बात को लेके वो जरूर थोड़े से निराश हैं कि इस तरह की राजनीति अब हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिल रही है, जो कभी बिहार और उत्तर प्रदेश की पहचान हुआ करती थी। तो यह एक गंभीर मुद्दा है और सभी राजनेताओं को खुले मन से इस पर विचार भी करना चाहिए। खैर, एक बड़ी खबर आ रही है पंजाब के जालंधर के पठानकोट बाईपास से। यहाँ पे कुछ कार्मिक मजदूर रात को 11:30 बजे के आसपास सड़क के किनारे फुटपाथ पे बैठे थे, और हरियाणा नंबर के एक बोलेरो कार आई और सीधे उनको कुचलते हुए निकल गई। यहाँ पर 2 युवकों की मौत हुई है और बाकी के 2 युवक अभी हॉस्पिटल में उपचाराधीन हैं। तो ये एक बड़ी खबर थी, हमने आपको अपडेट दी है। उसके बाद में चलते हैं सीधे हिमाचल प्रदेश में, और यहाँ क्या हो रहा है जरा इसकी भी जानकारी ले लेते हैं। फिलहाल बद्रीनाथ में राजेंद्र भंडारी को, जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, लखपत सिंह बुटोला को 1750 वोट मिले हैं। इस तरह से लखपत सिंह बुटोला आगे चल रहे हैं। एक जानकारी में 1161 वोट से आगे चल रहे हैं। मंगलौर में भी बसपा और कांग्रेस के बीच में टक्कर चल रही है, और हम आपको लिए चलते हैं सीधे अपने यानी हिमाचल प्रदेश में, जहां हिमाचल प्रदेश में 3 सीटों पर उपचुनाव हुआ था। यहाँ पर देहरा,
जहां से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर चुनाव लड़ रही हैं। उनका मुकाबला भाजपा को ज्वाइन करने वाले होशियार सिंह से है। होशियार सिंह इसमें काफ़ी पिछड़ चुके हैं और अब लगता है कि लगभग निर्णायक बढ़त कमलेश ठाकुर ने बना ली है। हमीरपुर में कांग्रेस के लिए थोड़ी सी चिंताजनक खबर आ रही है। हमीरपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी इस मतगणना में अभी पीछे चल रहे हैं, लेकिन वहां पे अभी कुछ और राउंड्स की गिनती होनी बाकी है। कमलेश ठाकुर को अब 28,008वें राउंड के बाद 28,641 वोट मिल चुके हैं। होशियार सिंह को 20,781 वोट उनके खाते में आ चुके हैं। इस तरह से 7,860 वोटों का बड़ा अंतर कमलेश ठाकुर ने हासिल कर लिया है देहरा विधानसभा सीट से। इसी के साथ में जब ये एक बड़ा अंतर निर्णायक रुझान सा दिखने लगा है तो देहरा सीट पर कांग्रेस के समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। ढलियारा में जोरदार जश्न मनाया जा रहा है। सुखविंदर सुक्खू की पत्नी, मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की पत्नी देहरा सीट से कांग्रेस की प्रत्याशी है। और नालागढ़ में लेके चलते हैं आपको। नालागढ़ सीट से बाबा हरदीप सिंह जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं। नालागढ़ में उनको अभी तक 5 राउंड की मतगणना हो चुकी है। इनमें से उन्हें 19,592 वोट मिले हैं। केएल ठाकुर को 16,044 वोट मिले हैं और हरप्रीत सैनी अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं, यानी 5,500 से ज़्यादा निकलकर 6,177 वोट उन्होंने हासिल कर लिए हैं। हमीरपुर सीट की बात करते हैं तो हमीरपुर सीट पर 5वें राउंड की मतगणना चल रही है और यहाँ पे आशीष शर्मा जो भाजपा के प्रत्याशी हैं 747 है। डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा हमीरपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी 17,576 वोट इनको मिल चुके हैं, जबकि आशीष शर्मा को 18,319 वोट मिले हैं। हमारे साथ में सोलन के वरिष्ठ पत्रकार भूपेंद्र ठाकुर जुड़े हैं हमसे। भूपेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार। कैसा लग रहा है आपको? एक तस्वीर क्या दिख रही है तीनों उपचुनावों की? अभी तो कुछ ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी अभी हावी है अभी तक, और केवल हमीरपुर सीट ही ऐसी है जहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार अभी बढ़त में है। अदरवाइज अगर नालागढ़ की बात करें तो नालागढ़ में हरदीप बाबा बढ़त बनाए हुए हैं। देहरा में कमलेश ठाकुर बढ़त बनाए हुए हैं शुरू से ही। हालांकि पहले पीछे चल रही थी कमलेश ठाकुर, लेकिन अब आगे वो बढ़त बनाए हुए हैं और काफी अच्छी बढ़त उन्होंने ले ली है। भूपेंद्र भाई, मुझे लगता है कि ये निर्णायक बढ़त सी बन गई है अब ना। 6,000 काफी होती है। जी बिल्कुल। और जिस तरह से आजाद उम्मीदवारों ने अपने त्याग पत्र दिए थे और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे तो लोगों ने ये पसंद नहीं किया जी, और लोगों को ये बात रास नहीं आई, क्योंकि उन्होंने एक बार इन्हें चुनकर भेजा था विधानसभा में। हाँ जी। और अचानक से इस्तीफा दे दिया, किसी की समझ में नहीं आया कि किस लिए दिया, क्या वजह रही। और फिर भारतीय जनता पार्टी ने इन तीनों को चुनावी मैदान में उतार दिया जी। और लोग काफी नाराज हैं, कुछ ऐसा लग रहा है अभी तक के रुझानों से। बिल्कुल, लोगों ने अपनी सहमति उसको नहीं दी जो फैसला उन्होंने उस समय किया था तीनों ने। जी बिल्कुल, क्योंकि जनता ने 2021 में अपना मैंडेट दिया था और इन्हें जिताकर भेजा था विधानसभा में, वो भी आजाद उम्मीदवार के रूप में। बिल्कुल। और इन्होंने एक तरह से जनता के जो फैसला था, जनता का जो इन्हें मैंडेट मिला था उसका तिरस्कार एक तरह से किया और उसका ये नतीजा है कि आज ये लोग पिछड़ रहे हैं। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी का एक इशारा, भूपेंद्र भाई आपने भी सुना होगा, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हो, चाहे राजीव बिंदल हो, प्रदेश अध्यक्ष चाहे केएल ठाकुर खुद हो, ये हर बार ये बात कहते रहे हैं कि अगर हमें वोट देंगे तो जल्दी ही भाजपा की सरकार प्रदेश में दिखाई पड़ेगी।
जी ऐसा बिल्कुल लग नहीं रहा है और आंकड़े कुछ और ही बोल रहे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी तीनों की तीनों सीटें जीत जाती है तो 41 में पहुंच जाएगी कांग्रेस पार्टी। जी कैसे गिरेगी सरकार? आंकड़े तो कुछ और ही बोल रहे हैं। बिल्कुल। ये जितना मर्जी दावा करे कांग्रेस, बीजेपी, जयराम ठाकुर या फिर डॉक्टर राजीव बिंदल, लेकिन आंकड़ों पे आप देखें ना कि आंकड़े क्या बोल रहे हैं। बिल्कुल। अभी कांग्रेस के पास 38 विधायक हैं, 3 और जीत गए तो 41 हो जाएंगे। यानी जो ओवरऑल जो पॉलिटिकल ड्रामा पिछले 6 महीने से हिमाचल प्रदेश में चला हुआ है, तो उस ओवरऑल पॉलिटिकल ड्रामा में तो सुखविंदर सिंह सुक्खू सुपर हीरो बन के निकले हैं जी। 40 से 41 पे पहुंच गए हो जी। अगर आज की तीनों जीत जाते हैं बिल्कुल, और 3 में से 2 भी जीतते हैं तो भी 40 पे एट पार है, उनमें नुकसान कुछ नहीं हुआ जी। बल्कि उल्टा जो उनके राजनीतिक विरोधी थे कांग्रेस पार्टी में, वो सारे दरकिनार हो गए, साइड हो गए, उनका रास्ता साफ है बिल्कुल। तो ओवरऑल तो नुकसान की जगह फायदा ही हुआ है कांग्रेस पार्टी को हिमाचल में। तो सरकार कैसे बन रही है बीजेपी की, ये आंकड़े समझ से परे हैं। बिल्कुल 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 जी। बहुत बहुत धन्यवाद भूपेंद्र भाई, आपने धन्यवाद समय दिया अपना और कीमती जानकारी दी, शुक्रिया। इन सब कुछ और अपडेट्स के साथ में मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ में अब हमारे स्टूडियो में बैठे हैं वरिष्ठ पत्रकार हिमाचल प्रदेश के संजय हिंदवान जी, और उनसे भी ताज़ा हालात पर चर्चा करेंगे, देश पे भी और अपने प्रदेश पे भी। तो जल्दी से हम जान लेते हैं हिमाचल प्रदेश का ताज़ा हाल क्या है। सबसे पहले नालागढ़ सीट की बात अगर हम करते हैं तो नालागढ़ विधानसभा सीट पर 7 राउंड की मतगणना हो चुकी है और इसमें कांग्रेस के बाबा हरदीप सिंह 4,578 वोटों से आगे चल रहे हैं। हरदीप सिंह को 26,785 वोट मिले हैं, केएल ठाकुर को 22,207 वोट मिले हैं और हरप्रीत सैनी ने अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है और वो अब उनको मिले वोटों की संख्या 8,663 पहुंच गई है, जबकि पिछली बार जब वो चुनाव लड़े थे 2017 में, तब उनके पास 5,500 के लगभग वोट उनको मिले थे। हमीरपुर सीट पे कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं है। 8 राउंड की मतगणना यहाँ पे हो चुकी है और 1,165 वोटों से भाजपा प्रत्याशी आशीष शर्मा आगे चल रहे हैं। डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनको यहाँ पर 23,645 वोट मिल चुके हैं और आशीष शर्मा जो भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं, जो पिछली बार निर्दलीय प्रत्याशी थे, उन्हें 24,810 वोट पड़े हैं। तो इस तरह से 1,165 वोटों से हमीरपुर में भाजपा प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। 8 राउंड की मतगणना हो चुकी है और केवल 1 राउंड और बाकी है, तो लगता नहीं कि कांग्रेस की झोली में ये सीट जा पाएगी। तीसरी जल्दी से बात कर लेते हैं देहरा की। देहरा में कमलेश ठाकुर 7,860 वोटों से आगे चल रही हैं। कमलेश ठाकुर के बारे में हम बता दें, ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की धर्मपत्नी है और इनका मुकाबला था वहाँ के देहरा के 2 बार के निर्दलीय विधायक होशियार सिंह से। इस समय कमलेश ठाकुर को 28,000 और होशियार सिंह को 20,781 वोट मिले हैं। 9 राउंड की मतगणना हो चुकी है, यानी राउंड सारे कंप्लीट हो चुके हैं और अब सिर्फ घोषणा बाकी है। 7,860 वोटों से हम कह सकते हैं कि कमलेश ठाकुर चुनाव जीत चुके हैं, घोषणा होनी बाकी है। हमारे साथ में है संजय हिंदवान जी। हिंदवान जी, स्वागत आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। क्या कहते हैं ये चुनाव के नतीजे? देखिए, इन चुनावों में जो 13 सीटों पे है जी, उसमें एक चीज़ सामान्य है कि जहाँ जहाँ जो सरकारें हैं जी, उनका अपर हैंड रहा है चुनाव में। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहाँ आम आदमी पार्टी का जीत है जी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, वहाँ 4 सीटें ममता बनर्जी को जा रही हैं। हिमाचल, यही हर जगह है। हिमाचल प्रदेश की बात करूँ तो हिमाचल प्रदेश में भी इस चुनाव में जयराम ठाकुर जी को एक बड़ा सेटबैक लगा है, क्योंकि कुल मिलाकर ये 9 विधायक, जिसमें से 6 पहले थे और 3 ही हैं, ये सारे जयराम जी के साथ थे। और इन्होंने जो राज्यसभा का चुनाव हुआ
उसमें भी बीजेपी के प्रत्याशी को ही वोट डाला। लेकिन अब नई परिस्थिति क्या बन के आई है, 2 बीजेपी को मिले हैं पिछले वाले 6 में से 4 ये सरकार के साथ आ गए हैं। और अब जो 3 चुनाव हुए हैं, और इन 3 चुनावों में भी आप देखिए सिर्फ 1 सीट भाजपा जीत पा रही है, 1 ही जीत पा रही है। तो वो जो अनुपात था, मतलब 6 में से 2, हाँ 2 बीजेपी ले पाई, और 3 में से 3 एमएलए जो है वो बीजेपी के पास रह गए। हाँ, और जब इतनी मतलब जद्दोजहद करने के बाद आपके हाथ में ये आया, तो मतलब पूरा प्रदेश उपचुनाव की उसमें खर्च उठाया, परेशानी उठाई, सबने परेशानी उठाई, और आचार संहिता लगी हुई। जो बात बीजेपी बार बार रिपीट कर रही थी कि हम इस सरकार को पलट देंगे, वो उसमें और कमजोर हो गई है, उसमें तो और कमजोर हो गई। बिल्कुल, अब सरकार को पलटने की कोई बात तो मेरे ख्याल से बीजेपी की तरफ से नहीं होनी चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए। जयराम ठाकुर जी जैसे बोल रहे थे 4 जून को जब लोकसभा के चुनाव के रिजल्ट निकलेंगे, तो उसमें जो है हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी। बिल्कुल, 4 जून को कहा था उन्होंने। लेकिन अब तो आने वाले समय में कोई संभावना नजर नहीं है। नहीं, एक चीज और भी है संजय भाई, कि जब उन्होंने ये 4 जून वाली बात, जब उनको लगा कि 2 ही सीटें आई हैं, तो अब जब ये निर्दलीय वाले उपचुनाव हो रहे थे, तो मैं भी नालागढ़ गया था, उन्होंने वहां भी दावा किया इस बात का कि आप इसका रिजल्ट आने दीजिए और उसके बाद देखना सरकार कैसे बदलेगी। तो यहाँ तो उल्टा ही हो गया। नहीं, ये तो जो इससे जयराम जी का कद छोटा ही हुआ है, बड़ा नहीं है, पूरे घटनाक्रम से कम हुआ है, क्योंकि जो परिणाम है वो साफ बता रहे हैं जी। आपके पास 9 विधायक तो थे, आप इंतजार करते, वो 9 से 15 होने का इंतजार करते, वो 20 होने का इंतजार करते, तो लोगों में संभावना बनी रहती कि ये सरकार जा सकती है। लेकिन अब तो रिजल्ट आ गए, जो उस समय सुक्खू के खिलाफ थे, मुख्यमंत्री सुक्खू के खिलाफ थे, वो तो अब 6 उनके पक्ष में आ गए हैं। तो ये बात अब फिलहाल तो खत्म हो चुकी है। अच्छा, एक आपने अच्छा तथ्य दिया कि जो उपचुनाव के नतीजे हैं वो अमूमन सत्ताधारी पार्टी के फिर पक्ष में गए, एक राज्य को छोड़ के। उत्तराखंड में बद्रीनाथ सीट कांग्रेस जीत रही है और मंगलौर सीट बसपा जीत रही है। वैसे तो राजस्थान में भी कांग्रेस का प्रत्याशी जो है, वो मध्य प्रदेश में जहाँ पूरी की पूरी सीटें जो है बीजेपी ने जीती है, वहाँ शाह जो है वो कर रहे हैं, डिफीट दे रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ राज्यों में जो इंडिया गठबंधन है ना, उसका सहयोग भी नजर आ रहा है। जो सहयोगी पार्टियां हैं वो रिजल्ट को पलटने में सफल हो रही है। अच्छा, कुछ राज्यों में, हालांकि पंजाब में ऐसा नहीं है। पंजाब में कांग्रेस भी लड़ी है अलग से, और वहाँ आम आदमी पार्टी ने वो निकाल दी। हाँ, वो केजरीवाल के जेल जाने का असर भी हो सकता है। अब तो जमानत पे आने का कहेंगे। और भगवंत मान है वहाँ, भगवंत मान के इतना एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं हुआ, ये भी साबित हो रहा है उससे। अच्छा, ये जो 2 हमने एक अपवाद निकाले, एक उत्तराखंड और एक मध्य प्रदेश, ये दोनों ही बीजेपी के हैं, राज्य हैं। हाँ। तो क्या अब बीजेपी के जो शासित राज्य हैं उनके नेताओं को कुछ नए पे सोचना पड़ेगा? क्योंकि अगर खिसक रहा है जनाधार, चाहे एक सीट का ही सही, खिसक तो उन्हीं का रहा है। नहीं, इसमें एक वजह और भी है जो मैं महसूस करता हूँ, वो ये है कि पहले 400 पार का नारा लगाया केंद्र सरकार ने, और जब ये चुनाव हुए थे तो कई लोगों को ये लग रहा था ये वाकई 400 पार कर लेंगे। लेकिन जो अब चुनाव हुए हैं उसमें केंद्र में अल्पमत सरकार है, तो वो प्रभाव जो है वो कम हुआ है, और इसीलिए ये परिणाम आ रहे हैं वहाँ पर कि वहाँ जिन राज्यों में कांग्रेस की एक भी सीट नहीं आई थी, वहाँ भी कांग्रेस जीत की तरफ जा रही है, चाहे एक ही सीट में हो। तो ये अब आने वाले टाइम में जब और होंगे, यूपी में अभी 10 चुनाव होने हैं, जिसमें योगी जी की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है, और वहाँ पर बीजेपी में अंतर्द्वंद भी काफी जबरदस्त है। तो उन 10 सीटों पर भी लोगों का काफी नजर है कि वो क्या करेंगी, वो बीजेपी का भविष्य तय करेंगी। अच्छा, एक हिमाचल को लेके बार बार ये बात कही जाती है कि उपचुनाव में झोंक देना प्रदेश को, और उसके बाद में फिर खंभ गाड़ के खड़े हो जाना है कि हम जीतेंगे। तो क्या चाहे जयराम हो, चाहे किसी भी पार्टी की तरफ से ये अगर किया जा रहा है, तो ये प्रदेश के हित में है? राजनीति के इनके अपने हित में तो होगा, हालांकि राजनीति हित में वो भी नहीं सके। राजनीति हित में भी तो नुकसान हुआ। जहाँ पहले 9 आदमी इनके साथ थे, जो इन्होंने राज्यसभा के चुनाव में साबित किया
ये 9 उनके साथ हैं, वहाँ पे 3 रह गए, वहाँ पे 3 ही रह गए। और तो ये राजनीतिक अपरिपक्वता है। और पार्टी के अंदर विद्रोह हुआ वो अलग, वो का मिला, अपने कार्यकर्ताओं को नाराज कर दिया। हाँ, बल्कि अभी विनोद भावुक से हमारी बात हो रही थी वहाँ कांगड़ा में, तो उनका भी ये कहना था कि बैठे बिठाए, मतलब एक तो ये होता है कि पैर पे कुल्हाड़ी मारना, एक कुल्हाड़ी रखी थी आपने उस पर पैर मारा, है ना। और चुनाव परिणाम बता रहे हैं साफ। हाँ, आप नालागढ़ का देख लीजिए चुनाव परिणाम। जो सैनी है वो भी बीजेपी बैकग्राउंड के हरियाणा सैनी के पुत्र हैं, वो 8,000 वोट ले रहे हैं। और जो वहां से कांग्रेस का प्रत्याशी जीत रहा है वो 4,000 वोट से जीत रहा है। यानी कि बीजेपी इसको मैनेज नहीं कर पाई, अपने लोगों को ही नहीं कर पाई, और अगर मैनेज कर जाती तो वो जीतता। बिल्कुल। तो ये राजनीतिक अपरिपक्वता है। बिल्कुल। और जो निर्णय लेने पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। अंतिम राउंड की गिनती की हो गई है, उधर भी जाएगा। अंतिम राउंड की गिनती की घोषणा हो रही है। 9,399 वोटों से कमलेश ठाकुर चुनाव जीत रही हैं और उन्हें कुल मिला के देहरा सीट से 32,737 वोट पड़े हैं। होशियार सिंह को 23,000 यानी 9,399 वोटों का अंतर दोनों के बीच में बहुत बड़ा दिख रहा है, और ये अपने आप में बड़ा अंतर है। जबकि वहाँ पे आमने सामने की फाइट थी, दूसरे कोई प्रत्याशी थे तो सही इसमें कांगड़ा सीट पे, देहरा सीट पे, लेकिन संख्या जो थी वो ज़्यादा नहीं थी। यहाँ पे देहरा सीट पे 5 उम्मीदवार मुकाबले में थे। कमलेश ठाकुर थी, बीजेपी के होशियार सिंह थे, इसके साथ में निर्दलीय सुलेखा देवी और अंकेश सायल साहब थे, और एक एडवोकेट संजय शर्मा थे, निर्दलीय थे। तो सीधे मुकाबले में कोई नहीं था और आमने सामने की टक्कर हुई। और ये हालात, जबकि वोटों की टोटल मतदाताओं की संख्या जो है इस सीट पे है 84,694। नहीं, ये जो देहरा सीट है ना जी, इसका परिणाम तो लगभग उसी दिन निकल गया था जिस दिन ये बात पब्लिक डोमेन में आई थी कि वहाँ से मुख्यमंत्री की पत्नी चुनाव लड़ेंगी और वो वहीं की बेटी हैं। और फिर कैंपेन भी ऐसा चला, जो होशियार सिंह जो बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे थे उनको भारी बताया, और जो कमलेश शर्मा उसको स्थानीय बताया। साथ में सरकार अभी 3 साल हैं, तो कांग्रेस का वहाँ तो अपर हैंड रहना। हाँ, ये फायदा भी रहा कि कांग्रेस ये समझाने में सफल रही मतदाता को कि अगर आपने विपक्ष को दिया, बीजेपी को अगर वोट दिया, तो वो उसको सरकार में तो वो रह सकता में तो वो आएंगे नहीं, हम हैं इसलिए आप हमें वोट दीजिए और हमसे विकास कीजिए। अगर ये समझा पाने में शायद सफल रहे हैं। हमीरपुर सीट पे नुकसान होता दिख रहा है, और यहाँ पे जो हमीरपुर पे जो डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा है ये पिछड़ रहे हैं और 1433 वोटों से पिछड़े हुए हैं। अभी 700 के तकरीबन पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है। यहाँ पे पोस्टल बैलेट की गिनती पहले नहीं हुई थी, तो वहाँ पे अब हो रही है। तो उसमें भी अगर बढ़त मिलती है तब भी मतलब ये है कि मतलब मार्जिन बहुत कम हो सकता है, कम हो सकता है, बढ़ भी सकता है, पर कम भी हो सकता है। पर इस बात की बहुत कम संभावना है कि ये उसको कवर कर जाएंगे, इतने छोटे उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। और नालागढ़ में 8 राउंड की गिनती हो चुकी है। 6,870 वोटों से कांग्रेस के बाबा हरदीप सिंह आगे चल रहे हैं। KL ठाकुर जो भाजपा के प्रत्याशी हैं और निर्दलीय पिछली बार जीते थे, 33,000 वोट उनको मिले थे। इस बार उनके वोटों का आंकड़ा 24,428 पे रुका हुआ है। भी एक राउंड की गिनती बाकी है। हरप्रीत सिंह सैनी ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है और देखेगा 11,614 वोट हासिल किए हैं, जबकि 2017 में जब वो चुनाव लड़े थे तब उस समय उनके हाथ में 5,500 वोट थे। और यही शायद बीजेपी के हार का कारण ये बात हमने भी पहले कही थी कि अगर 10,000 से ऊपर वोट ले जाते हैं हरप्रीत सैनी तो बीजेपी को नुकसान होगा, और वो साबित हो गया, वही नुकसान हो गया। 5-6 हज़ार के जो अंतर है वही अंतर है, 6,000 का अंतर वही आ गया, वही है ना। तो ये स्थिति है वर्तमान में। और बहुत से
और भी सीटें हैं जो अन्य प्रदेशों में है। मैंने आपको बताया मध्य प्रदेश में कांग्रेस आगे चल रही है जबकि वो बीजेपी शासित है। उत्तराखंड में बीजेपी, कांग्रेस और बसपा आगे चल रही है जबकि वो बीजेपी शासित है। बीजेपी का अपर हैंड रहा है वहाँ हर बार। हाँ, आम आदमी पार्टी यहाँ पे पंजाब में एक सीट, एकमात्र सीट थी, वहाँ पे उसको जीतने में सफल हो गई है। मध्य प्रदेश का आपको बता दिया है। तमिलनाडु में डीएमके आगे चल रही है और पश्चिम बंगाल में टीएमसी आगे चल रही है। चारों सीटों पे आगे चल रही है। जो भी वहाँ से आंकड़े हमारे पास आएंगे हम उसमें आपको अपडेट कराते रहेंगे। हम संजय भाई हमारे साथ बैठे और उनसे आखिरी सवाल पूछें। इस बीच अगर हमें किसी बाहर पंकज से चाहेंगे कि अगर वो कहीं बाहर बात कर रहे हैं किसी और पत्रकार से और कहीं हमें राय मिल रही है तो हम वो जरूर लें। हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार सोलन के कीर्ति कौशल साहब। और कीर्ति कौशल साहब नमस्कार। नमस्कार जी। आप क्या हाल है आपके? क्या आप भी सुबह से नतीजों पर नजर गड़ाए बैठे होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, सभी की जो नजरें हैं इसके ऊपर थी और क्योंकि काफी अहम चुनाव थे और सरकार की नाक का सवाल भी था क्योंकि जो प्रदेश में कांग्रेस सरकार है तो कांग्रेस की जीत होनी ये थी और पूरी कोशिश वो कर रहे थे और पूरे दावे भी कर रहे थे। उधर बीजेपी भी पूरे दावे कर रही थी कि वो जीतने वाले हैं। तो सबकी नजरें इन चुनावों में थी तो इसीलिए हमारी भी नजरें इसी पर सुबह से गड़ी हुई थी कि कौन जीतता है और कैसे जीतता है और कितने मार्जिन से जीतता है। इसी के ऊपर जो चर्चा है वो। कीर्ति भाई, ये बात तो सही थी कि कौन कितने मार्जिन से जीतता है, हम भी सोच रहे थे। क्या ऐसा नतीजा आपने उम्मीद की थी? 2-1 का होता दिख रहा है। बिल्कुल, ये चौंकाने वाले हैं और ये है कि जो अगर कहे वोटर्स हैं, वोटर्स बहुत ज्यादा समझदार हो गए हैं और लगातार वो देख रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हमीरपुर के चुनाव के जो नतीजे हैं वो भी चौंकाने वाले यहाँ पर नजर आ रहे हैं और साथ में देरा पर ये कह रहे थे कि नहीं वो जीत नहीं पाएंगे। काफी जो भाजपा है वो दावे कर रही थी। होशियार सिंह लगातार हावी होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे थे लेकिन ऐसी कोई भी चीज यहाँ पर दिखाई नहीं दी है क्योंकि जो पार्टीज अब जो दावे करती है वो पार्टीज के ऊपर जो वहाँ के वोटर्स है वो रिएक्ट करते हैं या नहीं करते, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जो भाजपा है लगातार ये कह रही थी कि वो जीतेंगे और काफी वो दावे भी कर रहे थे और साथ में ये भी बोल रहे थे कि वहाँ देरा की जनता उनके साथ में है और लगातार ये मुहिम बनाने की जो भाजपा है वो प्रयास कर रही थी लेकिन उनकी जो सभी जो मुहिम है वो यहाँ पर असफल होती हुई नजर आ रही है और कमलेश ठाकुर है वहां से जीत गई हैं और वो भी ये बता रहे हैं कि काफी जो अंतर से वो जीती हैं। और उसी तरह से जो नालागढ़ में है, नालागढ़ में भी इसी तरह से देखा जा रहा था। नालागढ़ में केएल ठाकुर और जो हरदीप बाबा है उनके ऊपर कड़ी टक्कर चल रही थी। उधर जो सैनी है वो भी कड़ी टक्कर उनको दे रहे थे। हालांकि बहुत अच्छा किया है। 11,614 वोट तो हरप्रीत सैनी ले गए। हाँ बिल्कुल, ये काफी चौंकाने वाली बात है क्योंकि जब पिछली बार वो चुनाव में खड़े हुए थे करीबन 5 से 6 हजार वोट ही वो लेने में सफल हुए थे, करीबन 5 हजार वोट। तो लेकिन इस बार अगर ये कहे कि जो हरदीप बाबा है उनको जिताने में कहे कि जो सैनी जी का पूरा हाथ यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्योंकि वो इतने ज्यादा वोट ले गए और जो पहाड़ी क्षेत्र है, जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है, वहां से वो ज्यादा वोट लेकर गए हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो डट है वो केएल ठाकुर को यहाँ पर पड़ा है क्योंकि जो केएल ठाकुर है वो हमेशा वहां से बढ़त हासिल करते थे। तो और वो जो बढ़त थी वो यहाँ पर जो सैनी है वो खींच गए और यही वजह लगता है कि जो हरदीप सिंह बाबा है वो जीत हासिल कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कीर्ति भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया, शुक्रिया। और कमलेश ठाकुर को हमने आपको बता ही दिया है, 9,399 वोटों से अंतिम बढ़त की तरफ को निकल गई हैं। हरदीप बाबा 6,870 वोटों से निर्णायक बढ़त की तरफ को है। हमीरपुर सीट से 1,433 वोटों से आशीष शर्मा बढ़त बनाए हुए हैं और वहां पर अभी पोस्टल बैलेट्स की गिनती जारी है। अब हमारे पास में एक बड़ा सवाल है, क्या भारतीय जनता पार्टी इस सबक से
इस पूरे घटनाक्रम से कोई सबक सीखे? ये बड़ा यक्ष प्रश्न है, तो ये मैंने आखिर में बचा के रखा था आपके लिए। क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी ने सबक लेना होता तो 6 चुनाव पहले हुए हैं, उन्हीं से सबक ले लेते। आप एक बात देखिए कि इसमें सबक जो है वो कांग्रेस सरकार को लेने की जरूरत है। अच्छा, ये बड़ा अजीब क्वेश्चन है। कांग्रेस जीत रही है और मैं ये प्रश्न खड़ा कर रहा हूँ। आप देखिए, जब शुरू में गिनती शुरू हुई तो बीजेपी बढ़त पे थी, शुरुआती दौर में, और पोस्टल बैलेट में भी बीजेपी बढ़त में। तो सरकार को ये चिंता करनी पड़ेगी कि जिस ओपीएस के लिए, हाँ, ये जो पोस्टल वाला जिस है, पेंशन के लिए सरकार ने इतना जोर लगा रखा है, जबकि पोस्टल बैलेट में ज्यादातर या कर्मचारियों के वोट है या ओल्ड एज है, ओल्ड एज पर्सन है, उसमें सरकार को बढ़त नहीं मिली। हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है ये कि आप पोस्टल बैलेट की कुछ तो अधिमान दीजिए उसको, क्योंकि सारे सरकारी कर्मचारी होते हैं, रिटायरमेंट होते हैं या सरकारी कर्मचारी सेवारत होते हैं, और वो पोस्टल बैलेट में ही डिफीट मिल रही है। तो ये गंभीर प्रश्न है, मतलब कांग्रेस सरकार को। और सबसे बड़ी बात ये है कि ओपीएस देना, ये हर जगह ये आ रही है बात कि पेंशन देने से हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो रही है, लेकिन जिस वजह से पेंशन दी जा रही है उसके पॉलिटिकल रिजल्ट उल्टे आ रहे हैं। बिल्कुल। तो ये एक जो है गंभीर विषय है। इसके साथ में ये भी कि हिमाचल प्रदेश में आने वाले जो 3.5 साल हैं, वो चाहे सुक्खू सरकार हो, मतलब जो सरकार है वो निसंकोच होके 3.5 साल या 3 साल जो है। बिल्कुल। एक बात इन चुनावों से और साबित हुई है कि जो वर्तमान सरकार है सुखविंदर सिंह सुक्खू की, उसके खिलाफ एंटी एस्टेब्लिशमेंट अभी नहीं बना है, और 14-15 महीने में बनता भी नहीं। हाँ, नहीं, वैसे आप देखिए कि जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश वहाँ पर सरकार के खिलाफ ही आया है। हाँ, चाहे उत्तराखंड देख लीजिए, वहाँ तो सरकार के खिलाफ ही आया है। तो कोई ये निश्चित फॉर्मूला नहीं है कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं बनता है एकदम से, लेकिन अभी ये खुशकिस्मती है सरकार की कि इसके खिलाफ कोई एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। सरकार थोड़ा और ध्यान दे, और बीजेपी अगर गलतियां ऐसे ही करती रहेंगी तो ये आगे भविष्य के लिए भी उसके लिए नुकसानदायक है। मतलब ये पूरा एपिसोड आप देखिए, इस सारे चुनाव में ये जो परिणाम आया है ये एक बात से आया है। हमारे साथ हैं देहरादून के, उत्तराखंड के बड़े वरिष्ठ पत्रकार अनिल सती। अनिल सती, नमस्ते। नमस्कार। क्या है आपके यहाँ उत्तराखंड की आबो हवा? आबो हवा तो सत्ता के विपरीत है दोनों जगह अभी फिलहाल। अच्छा। हाँ जी, बद्रीनाथ में भी कांग्रेस कैंडिडेट जो है लखपत सिंह बुटोला, वो 2000 वोट से आगे चल रहे हैं, और इसी तरह मंगलोर में काजी निजामुद्दीन बिल्कुल लीड दिए हुए हैं। भाजपा तीसरे नंबर पर पहुंच गई है, बसपा दूसरे नंबर पे है। अच्छा, बिल्कुल। हाँ जी, तो सत्ता के बिल्कुल विपरीत है। ये बद्रीनाथ, अयोध्या, ये जो सारे ये वो है धार्मिक स्थल, यहाँ भाजपा को डिफीट क्यों मिलती है? क्या है, क्या वजह? बद्रीनाथ जब हम कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन बद्रीनाथ में सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि राजेंद्र भंडारी जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, पहले कांग्रेस के कैंडिडेट हुआ करते थे यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। और उन्होंने कांग्रेस छोड़ के भाजपा ज्वाइन की, इस बात को लेकर के वहाँ आम आदमी में बहुत गुस्सा था जी। भाई, सिर्फ सत्ता के लाभ में भंडारी ने कांग्रेस छोड़ी जी। एक ये भी कारण हो सकता है कि भंडारी की पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और उन पर तमाम तरह के आरोप लगे थे। भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज करवाए। The person you are speaking with has put your call on hold. हमारा कनेक्शन कट गया है। हम दोबारा से कोशिश करते हैं अनिल सती से बात कर पाए। और फिलहाल वो हमें बता रहे थे कि सती, आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं? अनिल सती, वो ये बता रहे थे कि बद्रीनाथ सीट पे जो कांग्रेस के विधायक थे, उन्होंने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राजेंद्र भंडारी, इन्होंने पार्टी बदली थी और उसके बाद ये उपचुनाव हुए हैं, और नतीजा ये रहा कि उपचुनावों में
जो जनता है उसने राजेंद्र भंडारी के फैसले को उस पर मोहर नहीं लगाई और उस पर अपनी नाराज़गी जता दी। तो ये है वर्तमान सिनेरियो। आगे हम आपको अपडेट देते रहेंगे, लेकिन बड़ी खबर यही आ रही है कि हाँ, हमारे यहाँ कांगड़ा की देहरा सीट मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी कमलेश निकाल चुकी है। अनिल सती, आप बात कर रहे थे कि राजेंद्र भंडारी की धर्मपत्नी जो जिला पंचायत की अध्यक्ष हैं उन पे आरोप लगते रहे। जी, भारतीय जनता पार्टी ने उनको 2 बार हटाया भी है पद से और दोनों बार हाईकोर्ट से बहाल हुई हैं जी, है ना। इसके बाद अचानक भंडारी जी के सुर बदलते हैं और भंडारी जी भाजपा में शामिल हो जाते हैं लोकसभा चुनाव से एन पहले जी। ऐसे में एक चीज तो साफ है कि या तो भंडारी जी पे बड़ा दबाव रहा हो, बिल्कुल है, या फिर उनका मन परिवर्तित हो गया हो और उन्होंने कहा भाई सत्ता के साथ चलना चाहिए, तो इसलिए वो सत्ता के साथ चले गए। लेकिन आम आदमी इस बात को बिल्कुल नेगेटिव ले रहा है। आम आदमी का कहना है कि भंडारी जी ने सत्ता के लालच में जो है पद छोड़ा। अच्छा। और वहां की जनता को धोखा दिया। इसी बात को लेकर जनता की भी बहुत आक्रोश था और यही कारण है कि आज लखपत बुटोला को बिल्कुल बढ़िया वोट मिले। लखपत बुटोला नंबर 1 पे चल रहे हैं वहाँ पे। अच्छा, तो ये सती वहाँ पे कितनी राउंड की काउंटिंग हो चुकी है? 6 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। 6 राउंड के बाद 1690 वोट से अपना लखपत बुटोला आगे चल रहे हैं। अच्छा, तो वो शुरू से आगे रहे हैं और 6ठे राउंड के बाद वो 1690 वोट से आगे हैं सभाई। अच्छा, तो ये माना जा सकता है कि 9 राउंड की होनी है ना जी? काउंटिंग कितने राउंड की है? 10 राउंड की काउंटिंग यहाँ पे 10 राउंड की है। अच्छा। तो मतलब मान लेते हैं कि अभी कांग्रेस मजबूत है वहाँ पे। हाँ, कांग्रेस बिल्कुल मजबूत स्थिति में है। और मंगलोर इसमें उत्तराखंड की गवर्नमेंट आगामी सरकार उसके लिए भी झटका है जी। हाँ, मैं ये सवाल करना चाह रहा था, लेकिन मंगलोर सीट का एक बार बताइएगा। मंगलोर सीट पे अंतर 2000 से ऊपर का अंतर चल रहा है इस समय पे। कांग्रेस आगे है। हाँ, कांग्रेस आगे है वहाँ। बसपा दूसरे नंबर पे है, भाजपा तीसरे नंबर पे पहुंच गई है। अच्छा। हाँ। ये अनिल सती, आप भी महसूस कर रहे होंगे कि बीजेपी की सरकार है, एक जगह पे बसपा जी एक सीट बसपा निकाल रही है और दूसरी कांग्रेस निकालती दिख रही है, तो क्या ये सरकार के खिलाफ भी माना जाना चाहिए? बिल्कुल आप कह सकते हैं सरकार के खिलाफ है यहाँ का बहुमत। लेकिन एक तरफ से एक चीज और भी है कि यहाँ पहले बसपा का ही प्रत्याशी जीता था। भाजपा पहले यहाँ जो सरवत करीम अंसारी जिनकी डेथ हुई थी वो बसपा से ही थे। जी। उनका बेटा मैदान में है और उनका बेटा सही, मतलब एक बात ये है कि ठीक टक्कर दे रहा है कांग्रेस को जी। टक्कर तो बीजेपी को देनी चाहिए थी ना, लेकिन कांग्रेस को टक्कर दे रहा है। कांग्रेस बीजेपी को कांग्रेस को दे रहा है टक्कर। कांग्रेस नंबर 1 पे है यहाँ पे। बिल्कुल। तो अनिल सती, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया जी। धन्यवाद, शुक्रिया। हाँ संजय भाई, 2 राज्यों की हालात ये है। पहाड़ी राज्य दोनों पहाड़ी राज्य हैं। बिल्कुल समसामयिक परिस्थितियां बिल्कुल एक जैसी हैं, वातावरण बिल्कुल एक जैसा है। एक जगह भाजपा शासित है और दूसरा कांग्रेस शासित है। कांग्रेस शासित राज्य ने 3 में से 2 सीटें अपने झोले में डाली हैं, बढ़ गई हिमाचल में। भाजपा शासित में वो सीटें उनकी थी ही नहीं, लेकिन उनमें से एक भी उनको नहीं मिली। यहाँ पे भी 3 सीटें कांग्रेस की तो थी नहीं, उनका तो फायदा हुआ है। कि मैं बार बार बता रहा हूँ ये कि राज्यसभा के चुनाव में तो ये बीजेपी के तरफ थे। बिल्कुल। तो ये अपरिपक्वता है कि जो आपके साथ थे आपने उनको चुनाव में झोंक दिया। हाँ। जो आपके साथी थे, निर्दलीय थे, तो आपने ऐसी क्या तकनीकी गलती क्यों कर दी कि उनको चुनाव में झोंक दिया और अब उनसे भी हाथ धो बैठे? बिल्कुल, ये तो मतलब एक अपरिपक्वता, बिल्कुल सही शब्द कहा है आपने। पंकज, मैं चाहूंगा कि शैलेंद्र गुप्ता जी से बात हुई थी, एक बार जरा उनको फोन मिलाएं। हम उनसे भी बात करेंगे और भाजपा का पक्ष भी इस बात पर जरूर लेना अच्छा लगेगा कि वो क्या समझ रहे हैं संदेश को। और जो ये जो चुनाव है ना, इन चुनावों पर पूरे देश की नज़र है। बिल्कुल। और उसकी वजह है पूरा देश एक आंकलन कर रहा है, क्योंकि इसके बाद बहुत बड़े राज्यों में चुनाव है। महाराष्ट्र में चुनाव है, हरियाणा में चुनाव है, ठीक है, और छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, छत्तीसगढ़, उसमें वहाँ चुनाव है। और यहाँ भाजपा की हालत बहुत पतली है। और इन चुनावों में भी एक बात जो निकल के आ रही है
उसमें भी भाजपा की हालत पतली नजर आ रही। तो इन चुनावों से वहां के चुनाव में भी ये असर पड़ेगा कि भाजपा की स्थिति हिमाचल में भी खराब हुई है, उत्तराखंड में भी खराब हुई है, बंगाल में ममता बनर्जी आज भी दमदार है, पंजाब में आम आदमी पार्टी दमदार है। ठीक है, बीजेपी मेरे ख्याल से बीजेपी के लिए तो एक आध सीट वैसे निकल रही है, जैसे हिमाचल में एक निकल गई। बिल्कुल ठीक है, तो इससे बीजेपी की जो है वो उन राज्यों में भी फर्क पड़ेगा और उन राज्यों का फर्क भारत की केंद्र सरकार पर भी पड़ेगा। बिल्कुल, और वैसे भी बहुत स्वतंत्र वाली स्थिति में नहीं है केंद्र सरकार, तो अब बढ़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, बल्कि जेडीयू की एक सीट निकल रही है तो नीतीश और मजबूत हो। हाँ, तेजस्वी यादव जो है वो कमजोर हुए वहाँ पे, लेकिन नीतीश की जेडीयू की और अभी तो ये जो है बहुत तेजी से घटनाक्रम बदल रहा है राजनीतिक। बिल्कुल, अभी जो है फाइनेंस बिल आ रहा है, ये बजट आ रहा है, बजट में सरकार की और वो होगी क्योंकि अल्पमत सरकार है, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के सहारे चल रही है सरकार, और बजट में अगर ये इनको खुश ना कर सके तो, और बजट में वोटिंग हो गई तो बीजेपी के अंदर अपना वो चल रहा है अंतर्द्वंद। तो मतलब अभी फिलहाल ये कह नहीं सकते क्या होगा, पर सबकी नजरें उस तरफ जरूर जाती हैं कि हर चुनाव का ऊपर से लेकर नीचे तक राजनीतिक प्रभाव रहता है। बिल्कुल सही। तो ये थी अब तक के हालात, और चेक कर लेते हैं कोई और ताज़ा अपडेट है। संजय भाई हमारे साथ बने रहे इतने समय तक और उन्होंने अपना कीमती समय दिया। संजय भाई यहाँ के जाने माने पत्रकार हैं और राजनीतिक आलोचनाओं के लिए मुखर होकर बात करते हैं, तो उनसे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, और अपना एक साप्ताहिक पेपर ग्रास नाम से चलाते हैं। और बहुत बहुत संजय भाई आपका शुक्रिया, आपके दर्शकों का भी शुक्रिया। और एक बार फिर से हम बता दें, कमलेश ठाकुर लगभग चुनाव जीत चुकी हैं। देहरा की सीट कांग्रेस की झोली में आ गई है, और मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर इस चुनाव को जीत चुकी हैं। 9,399 वोट से निर्णायक बढ़त की तरफ है, सिर्फ घोषणा होनी बाकी है। नालागढ़ में हरदीप बाबा भी लगभग जीत की तरफ है, और यहाँ भी निर्णायक जीत मतलब बढ़त है उनकी, और ये जल्दी घोषणा होने वाली है। हमीरपुर सीट कांग्रेस के हाथ से मामूली अंतर से निकलती दिख रही है। इस बीच कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का बयान आया है। उन्होंने कहा हमने तीनों सीटों पर बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है और हमें तीनों सीट जीतने का भरोसा था, लेकिन उनका भरोसा 2 सीटों पर ही ठहर गया है, सीमित हो गया है। हालांकि प्रतिभा सिंह का स्वास्थ्य भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है, इसलिए वो प्रदेश का पूरा दौरा नहीं कर पाई। यहाँ तो 3 ही सीट थी, तो तीनों सीटों पे दिखाई तो पड़ी, लेकिन वो फुर्ती अब उनमें नहीं है। उनके सुपुत्र अभी मंडी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत से चुनाव हारे हैं, और इस समय लोक निर्माण विभाग के हिमाचल प्रदेश के मंत्री हैं। फिर से हमारे विशेष बुलेटिन में, और हम बात कर रहे हैं कि देश भर में 13 विधानसभा उपचुनावों के नतीजों पर, और अभी तक कई एक्सपर्ट्स से हमने आपकी मुलाकात भी कराई है, आपके टेलीफोन पर बात भी कराई है, और अब हम पहुंच चुके हैं अंतिम पड़ाव पर, जहां नतीजे लगभग घोषित हो चुके हैं। सबसे पहला बड़ा नतीजा बड़ी उलटफेर के साथ में आया है, वो है उत्तराखंड के मंगलौर से। यहाँ कांग्रेस के काजी निजामुद्दीन 32,710 वोट लेकर चुनाव जीत चुके हैं, और भाजपा के करतार सिंह भड़ाना 31,261 वोट लेकर दूसरे स्थान पर रहे हैं, जबकि बसपा के उबैदुर रहमान यहाँ पर 19,552 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रहे हैं। ये सीट उबैदुर रहमान के पिता काजी शरबत अंसारी के निधन के बाद खाली हुई थी, और बसपा ने उनके बेटे उबैदुर रहमान को
उन पर विश्वास जताते हुए उनको टिकट दिया था। लेकिन वो जो सिंपैथी वाली लहर थी जिसकी उम्मीद बसपा कर रही थी वो यहाँ पर बिल्कुल नहीं काम कर पाई और मात्र 19,552 वोट ही हासिल कर पाए उबैदुर रहमान, जबकि बीजेपी ने एक बड़ी छलांग लगाते हुए 31,261 वोट हासिल किए। बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया था करतार सिंह भड़ाना को, जबकि कांग्रेस में एक अच्छी छवि के नेता कहे जाने वाले काजी मोहम्मद निजामुद्दीन ने इस अग्नि परीक्षा को पास कर लिया है और 32,710 वोट हासिल करते हुए सीट को अपनी झोली में डाल लिया है। उत्तराखंड के हल्द्वानी के नज़दीक मोटा हल्दू के विक्की पाठक हमें नमस्कार भेज रहे हैं और उन्होंने हमें सपोर्ट किया, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमीरपुर सीट पे भी नतीजा घोषित हो चुका है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के आशीष शर्मा ने विजय हासिल की है। आशीष शर्मा ने निर्दलीय प्रत्याशी के विधायक के रूप में जो पिछले चुनाव जीता था, लेकिन उसके बाद उन्होंने 3 विधायकों ने जब त्यागपत्र दिया था विधानसभा से, तो उस समय उसमें आशीष शर्मा भी शामिल थे और आशीष शर्मा ने भाजपा ज्वाइन की थी बाकी दोनों विधायकों के साथ में। अब उन्होंने चुनाव जीत लिया है, हालांकि जीत का अंतर बहुत कम रहा है, 1571 मतों के अंतर से उन्होंने इस चुनाव को जीता है। कांग्रेस के डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा को 25,470 वोट मिले, जबकि भाजपा के आशीष शर्मा को यहाँ पर 27,041 वोट मिले। इस तरह से 1,571 वोटों के अंतर से आशीष शर्मा ने चुनाव जीत लिया। नालागढ़ की बात करते हैं। नालागढ़ में कांग्रेस के हरदीप बाबा ने 6,870 वोटों से अपनी अंतिम लीड बना ली है। 8 राउंड की मतगणना के रुझान यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं और हरदीप सिंह बाबा इसमें 6,870 वोटों से आगे चल रहे हैं। अभी तक हरदीप बाबा को 31,298 वोट पड़े हैं। केएल ठाकुर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, उन्हें 24,428 वोट मिले हैं और हरप्रीत सैनी ने सबसे चौंकाने वाले नतीजे दिए हैं। उन्हें 11,614 वोट 8 राउंड की मतगणना तक मिल चुके हैं। पिछले चुनाव में जब वो खड़े हुए थे तो उन्हें 11,600 5,500 वोट मिले थे। इस तरह से उन्होंने 2 गुना जंप किया है इस बार। और ये भी पहले से माना जा रहा था कि हरप्रीत सैनी जितने ज़्यादा बढ़ेंगे उतने ही, पर ठीक वही नुकसान 6,870 वोट जो जिससे केएल ठाकुर पिछड़ रहे हैं, वही वोट हरप्रीत सैनी के खाते में दिखाई पड़ रहे हैं। इस तरह से हरदीप सैनी किंग मेकर बने, हरप्रीत सैनी किंग मेकर बने और हरदीप सिंह को जिताने में उनका भी अप्रत्यक्ष रूप से बड़ा योगदान हो गया है। 31,298 वोट हरदीप सिंह को मिले, बाबा हरदीप सिंह को, और उन्होंने 6,870 वोटों की फाइनल लीड बना ली है भाजपा के प्रत्याशी केएल ठाकुर पर। अब जो बाकी और सीटें हैं, जो देश भर की बाकी की 8 सीटें हैं, 5 का हमने आपको आंकड़े पूरा बताया। अब 8 सीटें हैं, इनकी स्थिति भी देख लेते हैं। बिहार में एक बड़ा उलटफेर दिखाई दे रहा है। यहाँ निर्दलीय प्रत्याशी आगे बढ़ गए हैं और रुपौली विधानसभा सीट पर जेडीयू के प्रत्याशी आगे बढ़ रहे थे। वो अब पिछड़ गए हैं और निर्दलीय प्रत्याशी वहां से आगे बढ़ गए हैं। हिमाचल की देहरा सीट पर चुनाव घोषित हो चुका है, कमलेश ठाकुर जीत चुके हैं। हमीरपुर सीट पे भाजपा के प्रत्याशी जीत चुके हैं। नालागढ़ से कांग्रेस के प्रत्याशी जीतने के नज़दीक पहुंच चुके हैं। मध्य प्रदेश के अमरवाड़ा सीट कांग्रेस की झोली में गई है। जालंधर पश्चिम आम आदमी पार्टी ने जीत ली है। तमिलनाडु के विक्रवंडी सीट पे उपचुनाव हुआ था, यहाँ ये जो सीट डीएमके की झोली में चली गई है। कांग्रेस ने उत्तराखंड की दोनों सीटें जीत ली हैं
रायगंज पश्चिम बंगाल की सीट टीएमसी ने जीत ली है। रानाघाट दक्षिण जो सीट है पश्चिम बंगाल की, इस पर टीएमसी आगे चल रही है और बागदा सीट पे भी टीएमसी आगे चल रही है। इसके अलावा मानिकतला एक पश्चिम बंगाल की सीट है जहां पे टीएमसी लगातार आगे बढ़ रही है। यानी कुल मिला के लोकसभा चुनाव के बाद हुए इस उपचुनाव में सबसे बड़े राजनीतिक यज्ञ में भारतीय जनता पार्टी के हाथ लगी है एकमात्र सीट, वो है हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर सीट। तो और लगभग हम जहां पहुंच चुके हैं, मैंने आपसे कहा था कि ये नतीजे इसके बाद हम अंतिम पड़ाव पे हैं और यहाँ से ही तय हो चुका है कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। कांग्रेस, टीएमसी, आप, डीएमके, ये सब अपने गढ़ों में मजबूती के साथ खड़े दिखे हैं। नुकसान कुल मिला के भाजपा को हुआ है। विशेष रूप से अगर आप उत्तराखंड और हिमाचल की बात करते हैं तो उत्तराखंड में चूँकि भाजपा की सरकार है और उसके हाथ में एक भी सीट नहीं आई इन दोनों में से, तो ये उसके लिए चिंता वाली बात है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन तीनों निर्दलीय विधायक रिजाइन देके अपने पद से और वो भाजपा में शामिल हुए थे। तो भाजपा के लिए बड़ी भारी चुनौती थी कि वो तीनों सीटों को अपनी झोली में डाले, लेकिन ऐसा नहीं कर पाई और मात्र एक सीट भाजपा की झोली में आई है हमीरपुर से। नालागढ़ और देहरा सीटें निकलती दिखाई पड़ रही है। देहरा सीट तो घोषित हो चुकी है और नालागढ़ सीट भी भाजपा के हाथ से फिसलती दिख रही है। केएल ठाकुर का फैसला, केएल ठाकुर और उनके और साथी जो 3 साथियों ने जो रिजाइन दिया था और भाजपा में शामिल हुए थे, तीनों का फैसले पर तीनों में से 2 के फैसले पर जनता ने अपनी असहमति की मोहर लगाई है, जबकि हमीरपुर के जो विधायक थे उनको दोबारा से भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनने का मौका दिया है। अंतिम एक मुलाकात कर लेते हैं अपने एक मेहमान से। मेहमान का नाम है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, सोलन के, हिमाचल प्रदेश के, नाम है शैलेंद्र गुप्ता। और गुप्ता जी स्वागत है आपका। और लोगों को जो कहा था कि हम 300 यूनिट बिजली की आपको यूनिट मुफ्त देंगे, उसके विपरीत जितने भी घोषणा पत्र में उनके वायदे थे जी, वो चुनावों के बाद ये इस तरह की घोषणा करना, ये अपने आप में सरकार की आंतरिक हालत को बताता है कि इनकी वित्तीय हालत क्या है। और ये लोगों के सामने इस तरीके से आर्टिफिशियल अपनी सरकार को दिखाकर ये 2 सीटें जीते हैं, उसके लिए मैं उनको मुबारक देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र गुप्ता जी आपका। और ये थे शैलेंद्र गुप्ता जी जो हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने इस बात को उन्होंने कहा है कि जो लोग चुनाव जीते हैं उन सबको साधुवाद और बहुत बहुत बधाई सबको। हम भी आपसे इसके साथ में एक निवेदन करते हैं कि जनता का जो जनमत है उसको शिरोधार्य करें सभी नेता और सभी पार्टी के लोग। तो ये थी राजनीतिक आज के समीकरण पर, उपचुनाव में, देश भर के उपचुनाव पर हमारी विशेष कवरेज। कैमरे के पीछे मेरा साथ दिया पंकज जोशी ने और हमारे साथ जो आंकड़े एकत्रित करने में और मौसम की जानकारी लेकर और कैमरे के साथ भी, कैमरे के पीछे भी हमें सपोर्ट करती रही पूजा राज।